Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So basically we are at chapter number 5 यानी कि गैसियस स्टेट एंड हम अब तक आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं. Our next topic is Graham's law of diffusion. फाइन, नाम से क्लियर है यार. जो बंदा है उसका नाम है ग्राहम और जो लॉ है वो उसने डिफ्यूजन के ऊपर दिया हुआ है. लॉ क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले ये बात जाननी बहुत जरूरी है, डिफ्यूजन क्या होता है. फाइन, सो डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज चैप्टर गैसियस स्टेट चल रहा है तो डेफिनेटली ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं. सो spontaneous flow of gaseous molecules from high concentration to low concentration is known as diffusion. फाइन, स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, फ्लो का मतलब जाना. फाइन, सो अपने आप जाना किसका, गैसियस मॉलिक्यूल्स का. कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. बड़ी सिंपल सी बात है यार. फाइन, आप एक ऐसी जगह पे गए हो जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि थोड़ा खुले में जाया जाए. क्यों, भीड़ में धक्के खाने से अच्छा खुले में चलते हैं. तो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे चले जाना किसका, गैसियस मॉलिक्यूल्स का, अपने आप. स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब है अपने आप गैसियस मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ चले जाना, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. नाउ मुद्दे की बात यह है कि ग्राहम ने इस डिफ्यूजन के बारे में, यानी कि इस फ्लो के बारे में, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का ये जो चलना है इसके बारे में क्या बोला. तो उसने बोला कि अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारे पूरे सिस्टम में प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस एक समान है तो वो गैस जो ज्यादा भारी है, वो गैस जो ज्यादा भारी है वो लेस डिफ्यूज करेगी. यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है समझने वाला यार. एक मैं हूं और एक सपोज एक बहुत सारा पतला सा बंदा है, ठीक है ना. हम दोनों किसी भीड़ वाले एरिया में चले गए हैं एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि यार छोड़ो यार, भीड़ वाले एरिया में नहीं रहते हैं, खुले एरिया में चलते हैं. तो हम दोनों ने सोचा कि हम खुले एरिया में चलते हैं और हम दोनों भाग रहे हैं. तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जल्दी पहुंच जाएगा. ऑब्वियसली वो बंदा जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने में वो भागेगा उतने में तो मैं सोचूंगा कि भागूं कि नहीं भागूं. फाइन, क्योंकि जो पतला बंदा है वो ज्यादा तेजी से भाग सकता है. फाइन, सो व्हाट ग्राहम सेड इन इट्स स्टेटमेंट, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, the diffusion of a gas is inversely related to its density. फाइन, एंड अगर हम इसे ज्यादा मैथमेटिकली देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, to its square root of the density. खैर, न्यूमेरिकली ये स्क्वायर रूट के इक्वल है या सिर्फ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बाद की बात है. पर पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इसके इनवर्स रिलेशन में क्यों आया, ये इसके ऑपोजिट रिलेशन में क्यों आया. वो स्क्वायर रूट के आ रहा है, स्क्वायर के आ रहा है, डायरेक्टली मतलब से पावर 1 आ रहा है, पावर 2 आ रहा है, इस बात से इतना ज्यादा झंझट नहीं है. ये जानना ज्यादा जरूरी है कि डेंसिटी के इनवर्स रिलेशन में क्यों है. क्यों, अगर किसी भी गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम है, एंड क्यों अगर डेंसिटी कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा है. फाइन, तो इनवर्स रिलेशन क्यों है ये समझना ज्यादा जरूरी है एज कंपैरेटिव टू दिस थिंग कि ये स्क्वायर रूट ही क्यों आया है. फाइन, तो सबसे पहले तो इस मुद्दे को समझेंगे अपन.
देखो डेंसिटी जो चीज है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फाइन, यानी कि डेंसिटी किसके साथ रिलेटेड है? मास के साथ। यानी कि मैं कह सकता हूं एक ऐसी गैस जिसका मास ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जिसका मास ज्यादा है, उसका डिफ्यूजन क्या है? कम। एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है यानी कि उसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका डिफ्यूजन कम है। ये वही बात आ गई। सपोज दो बंदे हैं, एक मोटा बंदा है, एक पतला बंदा है। दे बोथ डिसाइडेड कि भीड़ वाली जगह से खुली जगह पे जाना है, कौन तेजी से जाएगा? कौन तेजी से जाएगा? डेफिनेटली पतले वाला तेजी से जाएगा। तो इसका मास ज्यादा है, इसका डेफिनेशन हो गया होगा, इसका मास जो है वो ज्यादा है एंड पतले वाले का मास जो है कम है। जिसका मास ज्यादा है उसका डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। फाइन, बिकॉज मोटा बंदा इतनी तेजी से फ्लो नहीं कर सकता जितना पतला बंदा कर सकता है, तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारे पास ओवरऑल ग्राहम की जो स्टेटमेंट बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रूट ऑफ डेंसिटी, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रूट ऑफ। फाइन, बिकॉज ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। हम किसी भी गैस की डेंसिटी चेक करने से अच्छा हम ये चेक कर लेंगे कि वो गैस जो ज्यादा भारी है वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज नहीं करेगी। बड़े सिंपल से एग्जांपल से आप ये बात याद रखा करो, वो बंदा जो काफी ज्यादा मोटा है वो इतनी तेजी से भाग के जल्दी डिफ्यूज नहीं कर सकता जितनी तेजी से वहां से पतला बंदा डिफ्यूज कर जाएगा। क्लियर? फाइन, इसको एक और एग्जांपल से समझ के देखते हैं। लेट्स हैव इट। सपोज मेरे पास एक वेसल है, फाइन, और यहां पे मैंने इसका मूवेबल पिस्टन बनाया हुआ है, ठीक है ना। पर सपोज मैं यहां पे एक छेद कर देता हूं, ठीक है ना, एंड यहां पे मेरे पास दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही यहां से निकलने की कोशिश करेंगी। जैसे मैंने यहां पे थोड़ा सा छेद किया, दोनों ही यहां से निकलने की कोशिश करेंगी। छेद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर आप खुद सोच के देखिए दोनों में से कौन तेजी से भाग सकता है। फाइन, बड़ा सिंपल सी बात है यार, हाइड्रोजन का जो मास है अगर पूरे मॉलिक्यूल का लगा के चलो 1 मोल के लिए तो वो 2 ग्राम होगा, ठीक है ना। या अगर एक मॉलिक्यूल के लिए भी लगाऊं तो ये 2 AMU होएगा, जबकि ऑक्सीजन के केस में ये मास 32 AMU होगा। फाइन, मतलब जितने में ऑक्सीजन घुसने की कोशिश करेगा उतने में तो हाइड्रोजन वहां से निकल चुका होगा। बिकॉज जो बंदा छोटा है, जो बंदा पतला है, वो ज्यादा तेजी से वहां से उस छेद में से निकल भी जब चुका होगा, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो पतला है, वो जो साइज में छोटा है, वो जो एक्चुअली में मास में छोटा है, वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज कर सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? सो वहां से हमारे पास क्या आ गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रूट ऑफ डेंसिटी। कोई दिक्कत? फाइन, नाउ इफ वी मेक इट फॉर 2 डिफरेंट केसेस, ठीक है ना, जैसे कि अब तक हम बेसिकली बॉयल्स या चार्ल्स के लिए सबके लिए करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? For the first gas, this is R is inversely related to the D1 density, and for the second gas, this is related to the D2 density. फाइन, एंड अगर मैं रिलेशन 1 को रिलेशन 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं रिलेशन 1 को रिलेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा? that R1 upon R2 is equal to root of D2 upon। So this is the final Graham's law of diffusion का इक्वेशन। कोई दिक्कत? That is R1 upon R2 is equal to root of D2 upon D1, and ये सारे के सारे रिलेशन को if I raise it, यहाँ पे मैं सारे के सारे रिलेशन को अगर मास के लिए बनाना चाहूं तो for the first gas this is inversely related to root of M1, for the second this is related to root of M2, एंड अगर हम इन दोनों को क्लब करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, तो व्हाट वी फाइनली गॉट इज M2 अपॉन M1। सो इनमें से कोई भी रिलेशन लगाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको डेंसिटी दिया गया है या मास। अब मुद्दे की बात यह है कि ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा है। सो दिस इज द मोर कॉमनली यूज्ड
फाइन, आपको ज्यादातर मास का रिलेशन दिया हुआ होगा, कोई भी दिक्कत। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सबको रिमूव करते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, एंड हम इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखते हैं, पर उससे पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें ग्राहम के अंदर और पढ़ने वाली हैं। लेट्स हैव इट। तो सबसे पहले तो इसमें समझने की जरूरत है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम किन किन तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि जिस चीज को मैं आर लिख रहा हूं, सो आर कैन बी रिटन एज dv आउट बाय dt, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस आउट अपॉन टाइम, कितनी उस गैस का वॉल्यूम निकल गया है बाहर अपॉन टाइम। ये भी हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्रेस करने के लिए लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज dn आउट बाय dt, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आउट बाय टाइम, उतने टाइम इंटरवल में कितने मोल्स उस गैस के बाहर निकल गए हैं। इस तरीके से भी हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड इसको एक और तरीके से यानी कि dx बाय dt से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है ना। उस गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको सारे के सारे फंडास क्लियर करके बताता हूं। ये हमारे पास वेसल है, सपोज हमने यहाँ पे कोई प्रेशर लगाया है चाहे नहीं लगाया, पर यहाँ पे मैंने होल किया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल किया, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, दे बोथ वांट टू डिफ्यूज हियर फ्रॉम हियर। तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकल गया, अगर सपोज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, अगर सपोज मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dv आउट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकल गया उस टाइम में। इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। या अगर सपोज मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इस तरीके में बताना चाहता हूं, तो ये मैं बता सकता हूं कि कितने मोल्स हाइड्रोजन के बाहर निकल गए हैं विद इन दैट टाइम। सपोज मैंने बोला 10 मिनट में हाइड्रोजन के 2 मोल्स वहां से बाहर निकल गए हैं, ठीक है ना। तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कि 2 मोल्स डिवाइड बाय 10 मिनट्स, तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आएगा, 1/5 मोल्स पर मिनट, ठीक है ना। सपोज आई हैव सेड कि यहाँ पे 10 मिनट में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बाहर चला गया है, तो इसका मतलब 1/5 मोल्स पर मिनट इज माय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस पर्टिकुलर वेसल। कोई दिक्कत, फाइन। एंड सिमिलरली हम वॉल्यूम में भी ये बात डिफाइन कर सकते हैं। सपोज 2 मोल्स 44.8 लीटर्स होते हैं, यू कैन राइट इट एज 44.8 liters is out in 10 minutes. So it is ultimately 4.48 liters per minute is extracted out from this vessel. इस वेसल में से हाइड्रोजन का 4.48 लीटर वॉल्यूम जो है हर मिनट में बाहर निकल जाता है, क्लियर। और यहाँ पे 1/5 मोल्स जो है 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस, फाइन, ये क्या फंडा है, ये देखिए। सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक रास्ता बना लेता हूं, सपोज एक टनल बना लेता हूं, ठीक है ना। एंड मैं बोलता हूं कि इस टनल में से मैंने छेद करके हाइड्रोजन गैस डालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड यहां टनल के इस साइड से मैंने ऑक्सीजन गैस डालना शुरू कर दिया, फाइन। ये पूरे का पूरा डिस्टेंस सपोज x था, या आप न्यूमेरिकली ज्यादा अच्छे से समझने के लिए यू कैन टेक इट एज 100 डिस्टेंस था। तो यहां से हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज कराई जा रही है, यहां से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज कराई जा रही है। तो एक पर्टिकुलर टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके सपोज हाइड्रोजन यहां तक पहुंच जाता है एंड ऑक्सीजन यहां तक आ जाता है। देखो एग्जैक्टली बीच में आएगा ये जरूरी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा। हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, ये ज्यादा डिफ्यूज कर सकती है, ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, जबकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है, ये इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इतना तो मैं अंदाजे से ही बता सकता हूं कि डेफिनेटली ये ऑक्सीजन वाली साइड पे ही मिलने वाले,
मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन ज्यादा रास्ता ट्रैवल करके आएगा, जबकि ऑक्सीजन तो अभी इतना रास्ता ट्रैवल ही नहीं किया होगा, बिकॉज ऑक्सीजन भारी बंदा है, ये थोड़ा सा ही चला होगा, और हाइड्रोजन ज्यादा हल्का बंदा है, ये ज्यादा चल दिया होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिले होंगे, खैर कहीं भी मिले हों, अपने को उससे क्या है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, dx, सपोज ये dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन dt टाइम, तो इस तरीके से भी हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे इसने 80 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया एंड ऑक्सीजन ने 20 मीटर डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कैन आल्सो बी रिटन एज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 80 मीटर, एंड इन हाउ मच मिनट, सपोज ये सारे का सारा इसने 10 मिनट में किया, 10 minutes. So these are the three different methods. First one, second one and the third one. कितना इस वेसल में से वॉल्यूम निकला है हाइड्रोजन का, कितना इस वेसल में से मोल्स निकला है हाइड्रोजन का, एंड कितना डिस्टेंस हाइड्रोजन ने ट्रेवल किया है, इन तीनों मेथड से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन कर सकते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली वो किसी भी गैस के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? सो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला हो गया, एंड ये बात हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द मोलर मास है, बिकॉज अभी भी हम इस बात पे स्टक हैं, मोटा बंदा नहीं भागेगा इतना तेज जितना पतला बंदा भाग सकता है, इसलिए ये मोलर मास के इनवर्स रिलेशन में है। क्लियर? कोई दिक्कत? सो ये सारी चीजें हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। रेट जो हमने मोलर मास के इनवर्सली रिलेशन में लिखा है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि dv out by dt is inversely related to molar mass। आप ये भी लिख सकते हो कि dn out by dt is inversely related to the molar mass। ठीक है ना, और आप इसके लिए भी ये वाली बात लिख सकते हो लाइक dx by dt is inversely related to the molar mass। कोई भी दिक्कत? फाइन। सो टॉपिक इज क्लियर, लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स। So before going to numerical, let's have some definitions. One is selective diffusion। ठीक है ना, सेलेक्टिव डिफ्यूजन क्या चीज होती है? देखो नाम से क्लियर है, गिनी चुनी डिफ्यूजन, यानी कि हम वहां से भाग के तो आ गए, सपोज हम भीड़ वाली जगह में खड़े थे, मैं और पतला बंदा था, हम दोनों बंदे भाग के तो आ गए कि हमें खुली जगह में जाना है। ठीक है ना, पर रास्ते में एक बैरियर था, फाइन, वहां आईडी कार्ड चेक हो रहा था, और आईडी कार्ड चेक हो रहा था, उस पतले बंदे के पास आईडी कार्ड ही नहीं था। अरे वो तेज भाग सकता है मान लिया, पर उसके पास वीआईपी आईडी कार्ड नहीं है। फाइन, क्यों? क्योंकि रास्ते में जो बैरियर है वो हर किसी को खुली जगह में जाने नहीं दे रहा। फाइन, सो सेलेक्टिव डिफ्यूजन वैसा ही एक डिफ्यूजन हुआ, यानी कि एक बैरियर है ऐसा जो गिनी चुनी गैसेस को ही डिफ्यूज करने देगा, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव डिफ्यूजन। फाइन, यानी कि permit to any specific gas to flow or diffuse, किसी पर्टिकुलर गैस को ही डिफ्यूज करने देना। यानी कि मैं कह सकता हूं, सपोज मेरे पास एक वेसल है, फाइन, और मैंने जो यहां पे छेद किया है, यहां पे छेद ना करके मैंने एक क्या लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, एसपीएम लगा रखा है। फाइन, ऑक्सीजन डिफ्यूज करना चाहता था, हाइड्रोजन डिफ्यूज करना चाहता था, दोनों ही यहां से डिफ्यूज करना चाहते थे, पर एसपीएम ने बैरियर लगा रखा है कि ओनली हाइड्रोजन कैन डिफ्यूज, या सपोज ओनली ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज। अब चाहे कोई भारी है चाहे कोई हल्का है, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आपके पास सेलेक्टिव डिफ्यूजन जैसी चीजें हैं तो सिर्फ वही गैस डिफ्यूज कर पाएगी जो अलाउड है। फाइन, जैसे सपोज आपके पास निकल पैलेडियम जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बनाए जाएं तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस को ही अलाउ करेंगे कि वो वहां से निकल जाए, ऑक्सीजन को वो अलाउ ही नहीं करेंगे, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है, चाहे वो ज्यादा डिफ्यूज कर सकता है चाहे वो कम डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो परमिटिंग एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैस टू डिफ्यूज इज नोन एज सेलेक्टिव डिफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट,
एक और डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत है जिसका नाम है इफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन से थोड़ा सा अलग है इफ्यूजन, एंड अगर हम इसे सिंगल वर्ड में खत्म करें तो इसको लिखा जाएगा फोर्सफुल डिफ्यूजन। फाइन, यानी कि भीड़ वाली जगह में हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि हमें खुली जगह में जाना चाहिए, हमें वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया है। फाइन, मतलब काफी बेइज्जती वाला काम है, पर कोई बात नहीं। फोर्सफुल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसको तो छोड़ो अब। यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ढक्कन है, आपने खोल रखा है इसको। बोथ गैसेस वांट टू गेट डिफ्यूज, पर अपने आप नहीं। आप समझिए कि यहां से प्रेशर मारा गया, यहां से ज्यादा प्रेशर मारा गया है, तो ये धक्के से बाहर निकाल दी गई है। दैट इज नोन एज फोर्सफुल डिफ्यूजन। फाइन, यानी कि ये अपने आप डिफ्यूज करती चाहे नहीं करती। मैं गेट पे खड़ा था, बाहर निकलना चाह रहा था, पता नहीं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, पर पीछे से किसी ने लात मार दी। दैट इज धक्के से बाहर निकाल दिया जाना इज नोन एज इफ्यूजन। फोर्सफुल डिफ्यूजन इज नोन एज इफ्यूजन। तो अगर यहाँ पे प्रेशर लगता है तो ये गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। क्लियर। सो अगर आपको ये वाला शब्द आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में या थ्योरी में देखने को मिलता है तो उसका मतलब ही एक तरीके से डिफ्यूजन ही है ना। यहाँ पे कई बार दिमाग में डाउट आता है कि अब सपोज इफ्यूजन हो रहा है तो क्या सर ये दोनों गैसेस बराबर निकलेंगी? नहीं, अब भी ये उसी रेशियो में निकलेंगी जिस रेशियो में ये पहले निकलनी चाहिए थी। यानी कि जब तुम यहाँ पे पी प्रेशर मार रहे हो तब भी हाइड्रोजन ही ज्यादा निकलेगी। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन हल्की गैस है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, वही भीड़ वाली जगह पे हम दो लोगों को धक्का मारना था, पतले बंदे को धक्का मारना था, मोटे बंदे को धक्का मारना था, किसको धक्का ज्यादा लगेगा? किसको लात मारनी ज्यादा आसान है? डेफिनेटली पतले बंदे को लात मारनी ज्यादा आसान है। तो पतला बंदा ही ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज करेगा ना, और पतला बंदा ही ज्यादा आसानी से डिफ्यूज करेगा, ठीक है ना। जो खुद तेजी से भाग सकता है उसको लात मारनी भी ज्यादा आसान है। तो इन बोथ द केसेस, चाहे वो डिफ्यूजन है चाहे वो इफ्यूजन है, ग्राहम लॉ जो है हमारा, जो लॉ चल रहा है वो बेसिकली सूट करेगा। यहां पे भी आपका जो रेट है वो मास के इनवर्सली रिलेटेड ही है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में इफ्यूजन शब्द भी दिखता है ना तो भी आपको यही वाला फंडा लगा के आना है। ये नहीं सोचना अब तो धक्का मारा था, दोनों को बराबर मारा होगा, दोनों को निकाल दिया होगा। अरे मान लिया दोनों को निकाल दिया, पर तेजी से कौन निकलेगा? तेजी से वही निकलेगा जो रिलेटिवली हल्का है। फाइन, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन, लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स नाउ।